नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 29 में और संपूर्ण साहित्य पर ये आधारित है। आज हम इस पर 125 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथियों, ऐसे ही 30 पेपर लगातार कराए जाएंगे और सहयोग बनाए रखें। जो साथी नए हैं उनसे निवेदन है कि 20 प्रश्नों तक जो भी हैं 20 प्रश्नों तक आप लोग रुके रहें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि ठीक है तो आप ज़रूर आगे पढ़ें, लेकिन 20 प्रश्नों तक आप अवश्य रुकें। और जो लोग वाकई में हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं वो मुझे ये बताएं कि प्रश्नों का संकलन कैसा है। कभी आपने पेपर दिया होगा तो आप महसूस करेंगे कि कुछ ऐसा ही पेपर आप 2022 वाले में फिल किए होंगे 21 में। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। 30 पेपर हैं, सभी में 125 प्रश्न हैं। 3750 प्रश्न आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य पर प्रतिदिन कराए जाएंगे और लगातार बने रहें साथियों। और जो साथी नए हैं वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग अवश्य पढ़ें। डीप नॉलेज आपको होगा और आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंचाने में सहायक होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामबाण नोट्स कराया जा चुका है, जो कि अभी तक के आए हुए पिछले 25-24 वर्षों में सभी प्रश्नों का वन लाइनर के रूप में संकलन है। कम से कम समय में आप 80% प्रश्नों को तैयार कर पाएंगे। 80% से अर्थ ये है कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पुराने पूछे जाते हैं वो उन्हीं में से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रीझ रीझ रहासी रहासी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। रीझ रीझ रहासी रहासी हंसी हंसी उठे, सांसें भर आंसू भरी कहत दई दई। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार निहित है? तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा, रूपक। तो रीझ रीझ रहासी रहासी हंसी हंसी अनुप्रास अलंकार है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। एक पंक्ति में एक से अधिक अलंकार है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात जब भी आए तो आपको शब्द प्रयोग करना है। जैसे आप शब्द प्रयोग करेंगे तो जैसे अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, और ये स्त्रीलिंग हो गया। नकेल कसी, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। मुंडेर पर सूरज, ये पुल्लिंग हो गया। बटेर, अंधे के हाथ बटेर लगी, लगी, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अंधेर नगरी, पुल्लिंग क्या हुआ? मुंडेर पर सूरज, मुंडेर। वाक्य प्रयोग करिए, शब्द प्रयोग करिए और आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग कन्फर्म हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से किसे राग और आग का कवि कहा जाता है? तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसे राग और आग का कवि कहा जाता है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, दिनकर। तो निराला को तो महाप्राण कहा जाता है। जो साथी नए हैं उनको मैं बता दूं कि एक पेपर ले लीजिए और प्रश्नों की संख्या लिखिए। मेरे बताने से पहले आप उत्तर लिखिए, बाद में टोटल काउंट करिए कितना आपका सही है। 125 में से 100 प्लस अगर आपका आता है तो आपकी तैयारी सही है, और नहीं सही है तो आप मेरे साथ सभी वीडियो को देखिए, पढ़िए, और ऐसा मेरा विश्वास है कि 15 से 20 दिनों बाद आप अपने को अब से बेहतर पाएंगे। तो निराला महाप्राण, महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा की संज्ञा दी गई है। प्रसाद छायावाद के स्तंभ हैं। बचे दिनकर, इनको राग और आग का कवि कहा जाता है। राग और आग का कवि कहा जाता है।
निराला को महाप्राण, आधुनिक मीरा, छायावाद के स्तंभ, दिनकर, राग और आग के कवि। आगे चलते हैं। इन्हीं हथियारों से तथा कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकारों का सही युग्म में चुनिए। इन्हीं हथियारों से तथा कितने पाकिस्तान। रमेश चंद्र शाह व रामदरस मिश्र, अमरकांत कमलेश्वर व राजेश जोशी व अमरकांत। तो इन्हीं हथियारों से हो सकता है कई लोगों को न पता हो, लेकिन कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की ही सभी जानते हैं। बाद वाले विकल्प में कमलेश्वर है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत की रचना है। इनकी एक कहानी बहुत प्रचलित है, जिंदगी और जोंक। उपन्यास में इनको इन्हीं हथियारों से सुन्नर पांडे की पतोहू काले उजाले दिन के लिए अच्छे से जाना जाता है। वहीं कमलेश्वर के उपन्यास पूछे जाते हैं तो कितने पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियां, और इन्होंने कई फिल्मों के लिए पटकथा भी लिखी है, जिसे आंधी, मौसम, धारावाहिक एक दूरदर्शन में इनका आता था, दर्पण, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 5वां प्रश्न है, कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1936, 35, 32, 31। तो कफन इनकी आखिरी कहानी मानी जाती है और 1936 में प्रकाशित हुई। लेकिन कमल किशोर गोयनका के अनुसार इनकी अंतिम कहानी क्रिकेट मैच है, जो कि मृत्युपरांत प्रकाशित हुई और 1937 में। कफन कहानी का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। 6ठा प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मीनारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर। तो मिस्टर अभिमन्यु, आप लक्ष्मीनारायण लाल और वर्मा में कंफ्यूज होते होंगे, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप ऐसे याद रखें कि मिस्टर अभिमन्यु की हत्या हुई थी, और जब हत्या हुई थी तो उनका खून निकला था लाल रंग का, इसलिए ये रचना लक्ष्मीनारायण लाल की है। 6ठे का ए विकल्प सही है। 7वां प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य। तो ये सभी सिद्ध हैं। 84 सिद्ध थे, जिसमें 4 योगनियाँ हैं। 4 योगनियों के नाम अगर आपने आदिकाल पढ़ा होगा तो आपको उसमें एक ट्रिक बताई गई थी कमल में। कनखलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, मेखलापा, ये 4 योगनियाँ हैं और पूछी जाती हैं। योगनियों से अर्थ है कि 84 में 80 पुरुष और 4 महिलाएं थी, तो उनका नाम है। 8वां प्रश्न है, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। बी विकल्प सही है। कौन कौन से होते हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। बी विकल्प सही है। रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? 9वां प्रश्न है, कह रहा कि रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जाता है तब आप क्या लगाते हैं? रति लगाते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास लगाते हैं।
तो ये क्या हुए, ये सभी स्थायी भाव हैं। सी विकल्प सही है। अगर कोई प्रश्न ना आए परीक्षा में तो ऐसे ही आपको वाक्य प्रयोग करना है, सोचना है और लगा देना है, प्रश्न आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन ऐक्य, प्रतिधन ऐक्य, प्रतिधन ईक्य, प्रतिधन एक। तो प्रत्येक, प्रतिधन एक, और या वा के पहले यदि कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर यण संधि होती है। प्रतिधन एक इसका सही विकल्प है। जहाँ तक सध सके, 11वां प्रश्न है, जहाँ तक सध सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जहाँ तक सध सके, यथासाध्य, यथाक्रम, यथासंभव, यथा योग्य। तो जहाँ तक सध सके, यथासाध्य, यथा माने जहाँ तक, साध्य मतलब सध सके, यथाक्रम क्रम के अनुसार या जैसा क्रम हो, यथा संभव जैसा जहाँ तक संभव हो, यथा योग्य योग्यता के अनुसार। ए विकल्प यहाँ पर सही है। विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव है निर्वेद, जुगुप्सा, शोक, क्रोध। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। जुगुप्सा विभत्स रस का है स्थायी भाव। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। वहीं करुण रस का स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। बी विकल्प सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की नहीं है? घर का रास्ता, इस यात्रा में, पहाड़ पर लालटेन, एक बार आयोवा। तो ये खूब पूछी जाती है, पहाड़ पर लालटेन, इसके लिए मंगलेश डबराल जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन इस यात्रा में ये इनकी रचना नहीं है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बाकी ये तीनों रचनाएं मंगलेश डबराल की हैं। घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, एक बार आयोवा। 14वां प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अहंकारी की बातें करना, शक्तिमान की विजय, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, सिद्धांतहीन मनुष्य। तो आरसी क्या है? दर्पण से है। आरसी का अर्थ दर्पण से लिया गया है। हाथ में कंगन अगर पहन रखा है तो दर्पण की क्या ज़रूरत है, उसको खुद ही देख लीजिए। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, इसका अर्थ यही है। 15वां प्रश्न है, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। अलंकार की यह परिभाषा किसने, आचार्य ने दी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। परिभाषा को पुनः पढ़ते हैं। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। अलंकार की यह परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। सी विकल्प सही है। परिभाषाएं खूब पूछी जाती हैं, किसके अनुसार है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजकमल चौधरी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी, कहाँ विधा याद रखें, कौन उपन्यास विधा है, कौन कहानी की है, कौन नाटक है, कौन क्या है, रेखा चित्र संस्मरण, जो भी विधा हो
रचना को उसकी विधा के साथ अवश्य याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजकमल चौधरी की नहीं है? अग्नि स्नान, जलते हुए मकान में कुछ लोग, व्याकरण का तृतीय पुरुष, झाड़ी। तो यहाँ पर अग्नि स्नान राजकमल चौधरी की है, जलते हुए मकान में कुछ लोग, व्याकरण का तृतीय पुरुष, ये तीनों राजकमल चौधरी की हैं। लेकिन झाड़ी यशपाल की चर्चित कहानी है, इसलिए डी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आजा का आकाश देने की अनुग्रह करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। 2 बार कृपया क्यों लिखा जाएगा? आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ भी 2 बार कृपा कृपया हो गया। आज का अवकाश देने की कृपा करें, इसलिए यह शुद्ध है। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। रीतकालीन कवि भूषण, भूषण किस लिए जाने जाते हैं? वीर रस के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने रीतकाल के प्रश्नों को पढ़ा होगा तो कई बार ये प्रश्न आया है, खूब पूछा जाता है। अभी स्टेट में पूछा गया था बिहार में, तो कि ये भूषण कैसे कवि हैं, श्रृंगारी हैं, वीर रस के हैं। तो वीर रस के ये कवि हैं, सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो ध्यान रखें। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्तिपरक, कारुणिक। करुणा से तो नहीं भरे हैं। तो वीर रस का अर्थ है प्रशस्ति से संबंधित है, तो इनकी कविता का संवेदनात्मक स्वर प्रशस्तिपरक है। प्रशस्ति का अर्थ क्या है? गुणगान, गुणों का बखान, श्रद्धा के साथ की गई प्रशंसा। राजा की मतलब प्रशस्ति में कविता जैसे लिख दी गई तो प्रशस्ति क्या होगी? राजा की वीरता परक होगी। राजा की वीरता का बखान करते हैं। सी विकल्प सही है। गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गोपाल दास, नीरज, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। गीत फरोश का अर्थ है गीतों का व्यापारी, और ये भवानी प्रसाद मिश्र का सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। ए विकल्प सही है। इनके और रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र के। चकित है दुख, सतपुड़ा के घने जंगल, बुनी हुई रस्सी। सतपुड़ा के घने जंगल खूब पूछा जाता है। गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, बुनी हुई रस्सी भी कई बार पूछा गया है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? बलदेव प्रसाद मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, बैजू मिश्र, नामदेव मिश्र। तो वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम है। बी विकल्प सही है। बचपन का नाम इनका ढक्कन या ठक्कन मिलता है। मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे। बी विकल्प यहाँ पे सही है। इनको ढक्कन या ठक्कन भी कहा जाता है। कई जगह ढक्कन मिलता है, कई जगह ठक्कन मिलता है। तो जो हो परीक्षा में वो सही करें। 20 प्रश्नों का वादा किया था मैंने। अगर आपको अब सही लगता है साथियों तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। नहीं, अपने विचार जरूर रखिएगा कि क्या कमी रह गई और प्रश्नों का स्तर कैसा है, प्रश्नों का संग्रह कैसा है। क्या ऐसा ही पेपर आप नहीं पाते हैं परीक्षा में? जरूर बताएं। 21वां प्रश्न है, लोकायतन किस विधा की कृति है? लोकायतन किस विधा की कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नीति काव्य। तो लोकायतन प्रबंध काव्य है। बी विकल्प सही है और ये नागार्जुन की रचना है। प्रगतिशील लेखक संघ
प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ को कई बार प्रलेश भी कहते हैं। ये सभी के पहले अक्षर मिला के प्रलेश। इसका प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? 1934, 50, 36, 47। तो ध्यान रखें, इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी और ये 1936 में हुआ था। इसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। 23वां प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था? अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था? नंददास कृष्णदास, कुंभनदास चतुर्भुजदास, परमानंददास कृष्णदास, गोविंद स्वामी चित्तस्वामी। तो अष्टछाप भक्तिकाल के 600 प्रश्न हो गए हैं। उनमें आपको ये प्रश्न कई बार आया है और अष्टछाप की कवियों के लिए ट्रिक भी वहाँ बताई गई है। एक बार ट्रिक तक जरूर पहुँचें। कुंभनदास और चतुर्भुज दास, इनमें पिता पुत्र का संबंध है। कुंभनदास और चतुर्भुज दास, इनमें पिता पुत्र का संबंध है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और ये विट्ठलनाथ के। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? कबीर, सुंदरदास, गुरु नानक देव, मलुकदास। तो सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले गुरु नानक देव हैं। बी विकल्प सही है। इन्होंने ही संत कवियों में पहली बार विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किन की वंदना की है? रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? पार्वती शंकर, वाल्मीकि हनुमान, सरस्वती गणेश, सीता और राम। तो शंकर पार्वती की कई बार लगा के चले आते हैं हम लोग, या इन पर चले आते हैं। वाल्मीकि हनुमान तो नहीं लगाते हैं, लेकिन सही विकल्प यहाँ पे सरस्वती और गणेश है। इसको ऐसे याद रखें कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। सरस्वती गणेश या गणेश सरस्वती जो भी आ जाए, सरस्वती विद्या की देवी हैं और इनकी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप याद रखें कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती गणेश की वंदना की है। 26वां प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ताज। तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और इसको लिखने में 14 वर्ष का समय लगा था। 14 वर्ष का समय लगा था। खूब पूछा जाता है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की ये रचना है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने आवारा मसीहा लिखने में, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पर आधारित है, उन्हीं की जीवनी है, लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। 27वां प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। सी विकल्प सही है। ये मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका थी। 7 सितंबर 1877 को पहला अंक प्रकाशित हुआ था। प्रयाग इलाहाबाद से वर्तमान प्रयागराज। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के लिए जाने जाते हैं। पत्रिकाओं को प्रयास करिए कि सीरियल से लिख लीजिए, अन्यथा किसी दिन मैं करवा दूंगा सभी पत्रिकाओं को, उनके प्रकाशन वर्ष और उनके संपादककर्ता। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अलंकार विहीन काव्य को उष्णता विहीन अग्नि के समान माना है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अलंकार विहीन काव्य को उष्णता विहीन अग्नि के समान माना है?
यदि कोई काव्य है जिसमें अलंकार नहीं है तो वो ऐसी पंक्ति है कि जैसे आग में गर्मी ना हो। कितनी बड़ी बात कह दी। और ये किसने माना है? जयदेव ने, क्षेमेंद्र ने, भामा ने, राजशेखर ने। तो सही विकल्प है जयदेव ने ऐसा माना है। और इनका मानना था कि यदि कोई काव्य अलंकार विहीन है तो वह उष्णता विहीन अग्नि के समान है। यह मानना है जयदेव का। आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों और उनके रचनाकारों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? लोहे के पंख, हिमांशु श्रीवास्तव। लोहे के पंख, हिमांशु श्रीवास्तव। लोक ऋण, विवेकी राय। हौलदार, शैलेश मटियानी। जंगल के फूल, राजेंद्र यादव। जंगल के फूल कमलेश्वर की रचना है। राजेंद्र यादव की नहीं, इसलिए यह विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न तैयार हुए और परीक्षा में आजकल यही स्तर बन गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है। 30वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है ज्ञानपीठ, साहित्य रत्न, साहित्य वाचस्पति, पद्म विभूषण। साहित्य वाचस्पति हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है। सी विकल्प सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम क्या है? मिसप्रिंट हो जाता है कई बार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ प्रसाद, वैद्यनाथ द्विवेदी, वैद्यनंद द्विवेदी, वैद्या विनोद द्विवेदी। तो इनका जब ये द्विवेदी हैं तो बिल्कुल वैद्यनाथ द्विवेदी ही रहा होगा। वैद्यनाथ मिश्र तो नागार्जुन है, वैद्यनाथ द्विवेदी हजारी प्रसाद जी हैं। व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? 32वां प्रश्न है, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वरनाथ रेणु। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। सी विकल्प सही है। 33वां प्रश्न है, इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक का, शंकुक का, भट्ट लोल्लट का। तो भुक्तिवाद किसका मत है? जो नायक भटकेगा वो भुगतेगा, ऐसे याद रखिए, परीक्षा में आएगा, आप सही कर ले जाएंगे। जो नायक भटकेगा, भटकता हुआ नायक भुगतेगा। क्या भुगतेगा? भुक्तिवाद। बी विकल्प सही है। 34वां प्रश्न है, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन किसका है? 34वां प्रश्न है। तो अनुकृति अनुकरण सिद्धांत से है और यह कथन प्लेटो का है। अनुकरण सिद्धांत प्लेटो ने दिया था। प्लेटो जब ना हो तब आप अरस्तु को लगा सकते हैं। बी विकल्प यहाँ पे सही है। काव्य मानव के आंतरिक कार्यों की, कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह प्लेटो का कथन है। 35वां प्रश्न है, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? 2, 3, 5, 4। क्रोचे ने 2 स्तरों का उल्लेख किया है। पहला ही ऑप्शन सही है। काव्य शास्त्र थोड़ा सा कठिन पड़ता है, कोशिश करें कि इनको बढ़िया से याद कर लें और
क्योंकि समझाने का वक्त अब नहीं रहा, सिर पर पेपर है। 36वां प्रश्न है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब जब जैसा पाया तब वैसे चले गए। सिद्धांत बदलने वाला, सिद्धांत का पक्का, अवसरवादी का मित्र, चापलूस। तो यहाँ पे अवसरवाद से संबंधित है, सी विकल्प सही है, ए नहीं है, ए गलत है। निम्नांकित में से मुहावरा नहीं है, निम्नांकित में से मुहावरा नहीं है। सावन हरे न भादों सूखे, सावन हरे न भादों सूखे, भाड़े का टट्टू, एक पंथ दो काज, चिराग तले अंधेरा। तो मुहावरे की परिभाषा क्या है कि एक ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ के बजाय एक विशेष अर्थ व्यक्त करता है, सामान्य अर्थ की बजाय एक विशेष अर्थ व्यक्त करता है, और पूर्ण वाक्य नहीं होगा। सबसे बड़ी बात होगी कि पूर्ण वाक्य नहीं होगा। जैसे सावन हरे न भादो सूखे, एक पंथ क्या, अब देखिए सावन हरे न भादो सूखे, अब क्या किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं। भाड़े का टट्टू होना, चिराग तले अंधेरा होना, एक पंथ दो काज, तो यहाँ पर वाक्य पूरा हो जा रहा है, पूर्ण वाक्य होगा। ये सब लोकोक्ति हैं, लेकिन मुहावरे में क्या होगा कि वाक्य कभी पूरा नहीं होगा। भाड़े का टट्टू क्या है, पैसे लेकर काम करने वाले। एक पंथ दो काज क्या है, एक ही विज्ञापन से दो प्रचार कर देना। तो एक पंथ, एक विज्ञापन लगाया, उसमें ये भी प्रचार ये भी प्रचार, तो एक पंथ दो काज हो गया। चिराग तले अंधेरा, जिसे इसका वाक्य प्रयोग पूछा जाता है या ध्यान में रखना चाहिए। चिराग तले अंधेरा क्या, जैसे कोई डॉक्टर है, खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखता हो और सबकी दवाई करता हो। सावन हरे न भादों सूखे, सदा एक सी ही स्थिति में रहने वाला, सदा एक सी, ये मुहावरा नहीं है, निम्नांकित में से मुहावरा नहीं है। तो सिर्फ ये मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है, बाकी सभी मुहावरे हैं। पहला विकल्प सही है। यहाँ शायद मैं उल्टा बोल गया हूँ, तो उसको आप सही रखिएगा कि लोकोक्ति, मुहावरे में वाक्य पूरा नहीं होगा, मुहावरे में वाक्य पूरा नहीं होगा, परंतु लोकोक्ति में वाक्य पूरा होगा। पहला ही ऑप्शन सही है, सावन हरे न भादो सूखे। जैसे इसका वाक्य प्रयोग क्या है कि सदा एक सी ही स्थिति में रहेंगे। जैसे सक्सेना जितने अमीर हैं फिर भी वह मोटे नहीं होते, सदा एक सी स्थित है। तो सावन हरे न भादो, सावन में न तो हरा होगा न सूखेगा, हमेशा एक सा रहेगा। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है। मुंह छिपाना, गायब होना। गलत अर्थ पूछा गया है कि किसका अर्थ गलत है। मुंह छिपाना, गायब होना। कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, ठीक है। दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती। सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना। मुंह छिपाना ये गलत इसलिए है क्योंकि मुंह छिपाने का अर्थ है लज्जित होना। जब आप, जैसे कोई चोर है, चोरी करते हुए पकड़ा गया तो अचानक मुंह अपना छिपाने लगता है कि अरे यार पकड़ गया मैं, तो उसे गायब होने से संबंधित नहीं है। फूंक फूंक कर पैर रखना। 39वां प्रश्न है, फूंक फूंक कर पैर रखना। इस मुहावरे का सही अर्थ है डर कर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर काम करना, सावधानी पूर्वक चलना। तो फूंक फूंक कर कदम रखने से क्या तात्पर्य है, सोच विचार कर काम करना। जैसे कोई एक बार धोखा खा जाएगा तो फिर दोबारा वो सोच विचार कर ही काम करेगा, यानी फूंक फूंक कर पैर रखेगा। लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। लोकोक्ति के संबंध में कौन सा कथन इनमें से असत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सही बात है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती। लोकोक्ति में अभिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं।
लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है। तो अभी आया था लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती है, ये नहीं होता तो ये सत्य होता, लेकिन लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है, इसे कहावत है बिल्कुल कहते हैं। लोकोक्ति में अभिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं। अभिधा मतलब सीधे सीधे कोई बात कह दी गई, व्यंग्य मतलब उसका व्यंग्य भी है, उल्टी बात भी कही जाएगी या उसका अपना कुछ दूसरा मतलब भी निकलेगा। जैसे चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है, बिल्कुल स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है। बी विकल्प यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कई भाषाएं हैं, लेकिन विकल्प में उड़िया, गुजराती, मराठी, पंजाबी। कभी फ़ोन में अगर आपने मराठी भाषा को लगाया हो तो आप उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उड़िया आप नहीं पढ़ पाएंगे, उसकी लिपि ओड़िया है। गुजराती भले ही देवनागरी से ली गई है, गुजराती कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है, इसमें सिरोरेखा नहीं लगाई जाती है, देवनागरी से ही ली गई है, लेकिन इसकी लिपि अलग है, गुजराती लिपि है। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। बची मराठी, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 42वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 343 से 351 तक संबंधित हैं और हिंदी से, और इनको आप याद कर लीजिए, ज़रूर पूछे जाते हैं। कभी भी कोई भी अनुच्छेद 343 से 351 तक पूछा जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343, 44, 345, 346। 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पहला ही विकल्प यहाँ पे सही है। लेकिन 344 में क्या कहा गया है? राजभाषा आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 345 में कहा गया है राज्यों की राजभाषा क्या होगी। 346 में कहा गया है जब संघ और राज्य के बीच, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार को जब पत्र लिखेगी या एक राज्य दूसरे राज्यों को जब पत्र लिखेंगे तो उनकी क्या भाषा होगी, उसके संबंध में 346 में है। तो इनको आप नेट में ढूंढ के निकाल के लिख के अपने जहाँ पर आप पढ़ते हैं सामने चिपका लीजिए, प्रतिदिन नज़र पड़ेगी, परीक्षा तक आसानी से याद हो जाएंगे। और 343 तो खूब पूछा जाता है कि इसमें हिंदी को संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी मानी गई है 343 में। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है? बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है? तो भाषा पर एक पेपर मैंने व्याकरण का करवाया था, पहला ही पेपर करवाया है, उसमें मैंने ट्रिक बताई थी कब्र कहबू। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो कब्र कहबू सौरसेनी की ट्रिक थी। कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली, सौरसेनी। अर्धमागधी की ट्रिक क्या बताई थी? छावब, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। मागधी की ट्रिक क्या बताई थी? मग में भोज, मगही, मैथिली, भोजपुरी। एक बार व्याकरण वाला पेपर अवश्य पढ़ें, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। व्याकरण को हल्के में न लें, काफ़ी प्रश्न आते हैं, ऐसा ही पेपर होगा। इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है उन्नाव, फिरोजाबाद, हरदोई, जालौन। तो जब कन्नौजी की बोली की बात आए या कोई भी बोली भाषा की बात आए तो ध्यान रखें कि वो नक्शे में कहाँ पर है, उसके इर्द गिर्द कौन सा ज़िला पड़ता है, और वहाँ पर अगर आप कभी गए हों तो उसको महसूस करिए। नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं है, आप याद रखिए
यहाँ पे कन्नौजी भाषा हरदोई में बोली जाती है। सी विकल्प सही है। 45वां प्रश्न है, किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, बटरोही, पंकज बिष्ट। विद्यासागर नौटियाल, अगर आप कभी उधर गए हों उत्तराखंड में, तो वहाँ नौटियाल लोग बहुत मिलते हैं। नौटियाल धर्मशाला, नौटियाल ये, नौटियाल रोड लाइंस, फलाना ये, तो विद्यासागर नौटियाल वहीं के हैं और इन्हें पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। 46वां प्रश्न है, छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं? हरिसुमन बिष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी, सुभाष जोशी। तो छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। बी विकल्प सही है। लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है? लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है? घबराए हुए शब्द, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद, जितने लोग उतने प्रेम। ये सम्मान पुरस्कार जो भी हैं, किसी दिन सारणी बना के मैं बहुत जल्द इनको करवा दूंगा, ताकि आपको परीक्षा में जब पूछा जाए कि किसको साहित्य अकादमी मिला, कब ज्ञानपीठ मिला, किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला, ये सीरियल से एक जगह पर हो जाएंगे तो याद रखने में आसानी रहेगी। और उससे संबंधित अगर कोई ट्रिक बनती है तो बिल्कुल मैं करवा दूंगा। लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान मिला? तो यहाँ पर सही विकल्प है जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम के लिए 2018 का व्यास सम्मान लीलाधर जगुड़ी जी को मिला। 48वां प्रश्न है, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का यह तथ्य किस कवि के बारे में है? ठाकुर द्विजदेव, ग्वाल, बोधा। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव ये सभी रीतिमुक्त काव्यधारा के हैं और इन्होंने इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रीतकाल से संबंधित ट्रिक, उसमें रीतकाल के जब पेपर कराए गए हैं लगभग 450 प्रश्न हो गए हैं और 500 प्रश्न होने हैं, 50 ही बचे हैं, बहुत जल्द करवा दूंगा। तो एक बार वहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका रीतिकाल कन्फर्म हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। खूब पूछा जाता है। दर्पण में आप क्या देखेंगे? विश्व को देखेंगे। ऐसे याद रखें, आचार्य विश्व ने ऐसा साहित्य का दर्पण बना दिया जिसमें विश्व दिखाई देता है। 49वें का बी सही है। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल को 50वां प्रश्न है, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु, पद, कारक, समास। मूल क्या है? धातु है। धातु क्या है? जैसे लिख, पढ़, जा, आ, ये सब धातु हैं। क्रिया का मूल है ये। जा, खा, गा, रो ये सब क्रिया के मूल है और इन्हें धातु कहते हैं। 51वां प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अभिजात्यवाद। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक सिद्धांत है।
ऐतिहासिक भौतिकवाद किससे रिलेटेड है? मार्क्सवाद से। 52वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में गोरखनाथ को पूछा जाता है कि ये कहाँ के हैं, तो ये पंजाब के हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ, एकनाथ। गोरखनाथ कहाँ के थे? पंजाब के थे। कई लोग गोरखपुर लगा देते हैं, उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, लेकिन ये पंजाब के निवासी थे। और महाराष्ट्र के संतों में नाम आता है सबसे पहले नामदेव का, और इनके गुरु थे विठोबा खेचर या खेचरनाथ। 53वां प्रश्न है, अदोसो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। अदोसो सगुणो सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? वामन, भामह, हेमचंद, कुंतक। तो चा शब्द आ गया है। अदोसो सगुणो सालंकारो चा किसके नाम में है? हेमचंद्र के। ऐसे ही परिभाषाएं याद रहेंगी, ऐसे ही ट्रिक बना लीजिए। सभी परिभाषाएं ज़्यादा नहीं हैं काव्यशास्त्र में, लेकिन जो भी हैं ऐसे ही ट्रिक बनाइए, आपको याद रहेंगी। नहीं बना पा रहे हैं तो जैसे जैसे प्रश्न आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। आपको प्रश्न सही करना है, ना कि विद्वान बनना है। विद्वान जीवन में अभी बहुत समय है, विद्वान बन लीजिएगा। 54वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1936, 1938, 1940। 1936 में राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन हुआ था। 55वां प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो चित्रलेखा रचना खूब पूछी जाती है, ये भगवती चरण वर्मा की है। ए विकल्प सही है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1947। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी लगा के चले आते हैं, परंतु हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। ए विकल्प सही है, और बिल्कुल ध्यान रखें, अन्यथा प्रश्न गलत होने में देर नहीं लगती। 57वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? साहित्य इतिहास लेखन पर 100 प्रश्न की 125 प्रश्न हैं, मैंने करवाए हैं। पहला ही पेपर करवाया था, आदिकाल वाले भाग में पढ़ा हुआ है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो साहित्य इतिहास लेखन में यही सब रचनाएं हैं, और वहाँ पर ट्रिक भी बताई गई है कि संवेदना कहीं भी आ जाए तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आपको बता देना है। यदि किसी कथन में संवेदना की बात हो जाए और रामस्वरूप चतुर्वेदी हो, तो आपको तुरंत रामस्वरूप चतुर्वेदी पे चले जाना है। 157वां प्रश्न था, और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पूछा गया था कि ये रचना किसकी है? तो पहला ही विकल्प सही है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। 58वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आदिकाल जिन साथियों ने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप जानते होंगे। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो। खुमाण रासो दलपत विजय, बीसल देव रासो परमाल रासो जगनीक, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, और इसे ही रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। 59वां प्रश्न है, अन्य से अनन्या इनमें से किसकी आत्मकथा है? अन्य से अनन्या इनमें किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका, प्रभा खेतान,
महादेवी वर्मा। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। सी विकल्प सही है। आवारा भीड़ के खतरे 60वां प्रश्न है। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं हरिशंकर परसाई। आवारा भीड़, भीड़ आवारा है और भीड़ तो आवारा ही रहेगी, और ये व्यंग्य के रूप में कहा गया है और इसकी विधा पूछी जा रही है, तो निसंकोच आप व्यंग्य लगाइए, सही है। 61वां प्रश्न है। कला सामाजिक अनुपयोगिता के अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, या इनमें से किसका कथन है? कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नरेश मेहता? तो ये कथन है अज्ञेय जी का, जिन्हें कुट्टी चातन के रूप में भी जाना जाता है नाम से। अभी जीआईसी वाला जो पेपर हुआ था एलटी ग्रेड वाला 2018 का, उसमें कुट्टी चातन पूछा भी गया था। कौन कुट्टी चातन के नाम से लिखता था? 62वां प्रश्न है। किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? महात्मा गांधी, ये तो रियल बापू हैं अपने देश के। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। भारत भारती के बाद सियाराम शरण गुप्त बचे, इन्हें ही हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। इन्हीं के भाई हैं मैथिली शरण गुप्त के। तो सही विकल्प यहाँ पे सियाराम शरण गुप्त है और इन्हें ही हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। 63वां प्रश्न है। आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली? तो आलोचना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? शिवदान सिंह चौहान थे। प्रधान संपादक इसके नामवर सिंह। नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अक्टूबर 1951 से प्रकाशित हुई और ये पूछा जाता है। आलोचना पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1951। महीना पूछा जाए तो अक्टूबर। आधे प्रश्न साथियों हो चुके हैं। 125 टोटल प्रश्न हैं। जो साथी अभी भी बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं 125 प्रश्न पूरे करूंगा। आपकी जैसी प्रतिक्रिया हो ज़रूर बताएं, और ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर किसी ने एक बार भी पेपर दिया होगा या आप पेपर सॉल्व करते होंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपको ऐसा ही पेपर मिला था। या आप जो लोग बिहार का देने गए होंगे तो बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रश्न मिले होंगे। 64वां प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड? तो जब एक ही तरह के दो विकल्प आ जाएं तो आप ध्यान रखें कि उन्हीं में से ज़्यादातर होता क्या है कि वही सही होता है। तो नेशनल हेराल्ड के संस्थापक और निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 65वां प्रश्न है। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचनाकार हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचनाकार हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी विकल्प सही है।
66वां प्रश्न है, आगे चलते हैं। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? तो मन्नू भंडारी, गीता श्री, चित्रा मुद्गल, मृदुला गर्ग। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 में लेखिका की बात हो रही है, चित्रा मुद्गल है। ज्ञानपीठ तो संपूर्ण साहित्य में मिलने लगा है। चिदंबरा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार और यामा के बाद महादेवी वर्मा आखिरी थी जिनको सिर्फ यामा के लिए मिला था। उसके बाद संपूर्ण साहित्य पर योगदान के लिए मिलता है। 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी कल ही घोषित हुआ है विनोद कुमार शुक्ल जी को, जो नौकर की कमीज के लिए जाने जाते हैं। इनकी संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 का। तो चित्रा मुद्गल को साहित्य अकादमी पुरस्कार नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए दिया गया है 2018 में। आगे चलते हैं। 67वां प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? गजानंद माधव, मुक्तिबोध, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। पहला ही विकल्प सही है। सच्चिदानंद, ये सब गलत है। कीरति भनति, 68वां प्रश्न है, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सर सम सब कहाँ हित होई। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये जरूर आपने आते जाते कहीं ना कहीं सुनी होगी। तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कबीरदास। तो ये तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। खूब सुना है आपने, नहीं सुना है तो एक बार नेट में डालिए, आप इसको गाते हुए पाएंगे। भागवत कहने वाले कई बार गाते हैं, नहीं तो जो साधु संत हैं कई बार गाते मिल जाते हैं। 69वां प्रश्न है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 5, 8। तो विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन क्या है? जिसके सहारे पर भाव को पैदा किया जाए। और उद्दीपन क्या है? जो किसी भाव को उद्दीप्त कर दें। जैसे रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में एक उत्प्रेरक होता है जो किसी अभिक्रिया को कई गुना बढ़ा देता है, वैसे ही उद्दीपन विभाव है और यह किसी भाव को बढ़ा देगा। जैसे कहीं लड़ाई हो रही हो और कोई व्यक्ति जाकर उस झगड़े को बढ़ा दे, नमक मिर्च लगाकर उस झगड़े को बढ़ा दे, तो वह उद्दीपन विभाव है। बस ऐसे ही समझ लीजिए। 70वां प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव है तो अभी शुरू में आया था क्रोध। जुगुप्सा बीभत्स रस का है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 71वां प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा, देखिए नाम ही आत्मकथा है और बस इसी जगह पर पहला ये ऑप्शन मिलता है आत्मकथा, दूसरा मिलता है जीवनी, तीसरा मिलता है उपन्यास, चौथा मिलता है कहानी। और आप आत्मकथा लगा के चले आते हैं क्योंकि इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा हुआ है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। 4 उपन्यास लिखे हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। बाचा पुन आना, ऐसे याद रखें, यही सीरियल भी है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। बाचा पुन आना, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। सीरियल भी पूछा जाता है तब भी यही सही है। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः किसकी रचना है? 72वां प्रश्न है,
वयम रक्षामः किसकी रचना है? रांगे राघव, चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वयम रक्षामः चतुरसेन शास्त्री की रचना है, बी विकल्प सही है। 73वां प्रश्न, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन इनमें से किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। ये शुक्ल जी का कथन है। इनका मानना था विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। 74वां प्रश्न है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुभरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। उपर्युक्त कथन किस रीतकालीन कवि का है? केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। भूषण, आभूषण के बिना न तो कविता अच्छी लगती है, न तो स्त्री अच्छी लगती है, न तो मित्र अच्छा लगता है। और ये पंक्ति है केशवदास जी की। 75वां प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का, ग्रामीण बाला का। तो राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप है, वो क्या है? समाज सेविका का है, सी विकल्प सही है। 50 प्रश्न साथियों और बचे हैं, बने रहें, जरूर आपका फायदा होगा। 76वां प्रश्न है, देसिल बयना सबजन मिठा, देसिल बयना सबजन मिठा ते तैसे जपौ हट्ठा। ये काव्य पंक्तियाँ किस आदिकालीन कवि रचना से हैं? अगर आपने आदिकाल पढ़ा होगा, भक्ति काल पढ़ा होगा, तो ये पंक्ति खूब आई है, कई प्रश्नों में आई है। ऐसे ही पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए पेपर में बार बार दी जा रही है ताकि आपको याद हो जाए। चंदबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, जगनिक। और ये विद्यापति की पंक्तियां हैं, बी विकल्प सही है। आगे चलते हैं। 77वां प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? 28, 23, 19, 29। तो ज़्यादातर लोग इस समय पढ़ने वाले कितने हैं, किस उम्र के हैं? 28 वर्ष के हैं, ऐसा याद रखें। और 77वें का एक विकल्प सही है। क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 साल में औचित्य आ गया होगा, ऐसा मान लीजिए, ताकि आपको अंग याद रहें कि 28 अंग निर्धारित किए हैं क्षेमेंद्र ने औचित्य के। महल का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश का के लिए एक शब्द, महल का भीतरी भाग के लिए क्या शब्द होगा? विकल्पों को देखते हैं। अंतःस्थल, अंतःवास, अंतःपुर, अनंत नगर। अनंत नगर। अंतःस्थल नहीं होगा, अंतःपुर होगा, सी विकल्प सही है। 79 पे आ गए हैं। भारतवर्ष की आदि भाषा है। आदि का अर्थ क्या है? पहला, प्रथम। और पहली भाषा क्या है? लौकिक संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। तो पहली भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, नॉर्मल क्या पूछा जाए? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। लेकिन जब संस्कृत का भी विभाजन हो जाए ऐसे, तो वैदिक संस्कृत, पहले वेद आए, फिर लोक में उतरी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली,
प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी ऐसे चली। और भारतवर्ष की आदि भाषा क्या हुई? वैदिक संस्कृति। सी विकल्प सही है। लौकिक नहीं लगाएंगे। जब वैदिक संस्कृत विकल्प ना हो तब आप लौकिक लगाइए। जब ये दोनों ना हो, सिर्फ संस्कृत हो तो संस्कृत लगाइए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अभी ट्रिक बताई थी मैंने, छावब। अब मेरी ट्रिक आपको कैसी लग रही है, ज़रूर उसका फीडबैक अवश्य दें। आप लोग बताएंगे नहीं तो हम आपको कैसे देंगे? जैसे किसी व्यक्ति को सामने बैठ के बात कर रहे हो, सिर्फ आप ही बोलते जाएं और सामने वाला ना बोले तो आप कितनी देर तक कोई बात बोलते रहेंगे? थोड़ी देर बाद उठ के चले जाएंगे। तो कैसी लग रही ट्रिक, इसका फीडबैक अवश्य दें। हमारे कई साथियों ने फीडबैक दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो रॉबिन जी हों या सोनी जी हों, एक हमारे राजन जी हैं, कई साथियों ने फीडबैक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छावब छत्तीसगढ़ी, अवधि अव छावब अव बा बघेली, तो बघेली अवधि छत्तीसगढ़ी पहले ही विकल्प में है, ए विकल्प सही है। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। लेकिन आपको ट्रिक याद रखना है, किधर भी घुमा दे छत्तीसगढ़ी लास्ट में कर दे, अवधि पहले कर दे, आप गलत नहीं करेंगे। 81वां प्रश्न है, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब वहाँ अलंकार होगा। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय ना हो पाए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि निश्चय नहीं हुआ। जब निश्चय नहीं हुआ तो संदेह बना हुआ है, संदेह बना हुआ है तो संदेह अलंकार है। अगर निश्चय हो जाता तो वह सिर्फ भ्रम था और वहाँ पे भ्रांतिमान होता। तो भ्रांतिमान और संदेह में यही अंतर है, इसको आप समझिए, प्रश्न गलत नहीं होगा। 82 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। भयानक रस के संचारी भाव हैं धृति, मति, हर्ष, चिंता। भयानक क्या है? त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। वितर्क, आवेग, तर्क वितर्क, जड़ता, मोह, हर्ष, गर्व, चपलता, उग्रता, अमरस। तो त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार ये भयानक रस के संचारी भाव हैं। आगे चलते हैं 83 पे। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। तो आधुनिक चेतना के प्रणेता, आधुनिक चेतना जिनके नाम से आधुनिक काल शुरू हुआ था, आधुनिक काल का पहला युग वही होंगे। राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता, जिन्होंने हिंदी साहित्य में जागरण लाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र। 83 का बी सही है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। जिन साथियों ने आदिकाल पढ़ा होगा, भक्ति काल पढ़ा होगा तो ज़रूर बता लेंगे कि ये नूर मोहम्मद की रचना है। रौस्तुल हकायक अभी पूछी गई थी बिहार में टीआरई के किसी पेपर में। हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? फारस के मुसलमान, सिंधु घाटी के लोग, हिंदुस्तानी समुदाय के लोग, हैदराबाद के मुसलमान। तो सही विकल्प क्या है? फारस के मुसलमान जो थे वो बोल ना पाते रहे होंगे सिंधु नदी को और इसीलिए हिंदू कहने लगे, हिंदी कहने लगे। फारस के मुसलमान, ए विकल्प सही है। 86 पे आ गए हैं। विद्यापति को मैथिली कोकिल की उपाधि निम्नांकित में से किस रचना पर दी गई है? तो कीर्तिलता, कीर्तिपता का गीत गोविंद पदावली।
तो जब आपको पेपर कराया गया था विद्यापति वाला, तो वहाँ बताया गया था पदावली में ली है और मैथिली में भी ली है। ली जब दोनों में ली है तो मैथिली में यही रचना है। इसकी भाषा पूछी जाती है किस भाषा में है, तो ये मैथिली भाषा में है और इसी की वजह से इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। आई.ए. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है सा। संप्रेषण सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप मिलाकर याद रख सकते हैं। अनुकरण सिद्धांत किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो न दिया हो तो अरस्तु लगाएं। कैथारसिस विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है भौतिक शास्त्री से, रसायन शास्त्र से, समाज शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से। तो रसायन शास्त्र से संबंधित नहीं है जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है और विरेचन किया जाता है चिकित्सा में, डॉक्टर लोग करते हैं। 89 नंबर प्रश्न है, आसपास कोई डॉक्टर हो तो पूछेगा कि कैथारसिस या विरेचन क्या है, कब किया जाता है, वो बताएंगे आपको। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है विदोही, विदेही, वैदेही, विदेही। तो वैदेही शुद्ध शब्द है, सी विकल्प सही है। 90 नंबर पे आ गए हैं, 90 प्रश्न हो गए हैं। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है धनवान, नमकीन, नीलिमा, खिलाड़ी। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय बहुत परेशान करता है कि कृदंत शब्द कृत प्रत्यय के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें एक है खिलाड़ी। तो कृत प्रत्यय है क्या? कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। मतलब कृत प्लस अंत कृदंत हो गया, कृदंत कहलाते हैं। जैसे इसमें प्रत्यय है क्या? अक, अन, अना, अनीय, आ, आई, ई, या, इत, ये सब कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे लेख धन अक लेखक, कृधन अक कारक, लूट धन एरा लुटेरा, छिल धन का छिलका, पाठ धन अक पाठक, गय धन अक गायक, खेल धन आड़ी खिलाड़ी। ऐसे करके ये कृत प्रत्यय हैं। 4-6 उदाहरण अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जैसे लेखक, कारक, लुटेरा, छिलका, पाठक, गायक, खिलाड़ी, ये सभी कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, खूब पूछा जाता है। 91 नंबर पे आ गए हैं। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है। एक ही लाठी से सबको हाँकना, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ओछे की प्रीत बालू की भीत, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध। तो स्वार्थी व्यक्ति क्या है? स्वार्थ निकल गया, दोस्ती खत्म। तो जैसे बालू का ढेर बना लीजिए, जैसे थोड़ा सा सूखेगी या धक्का लगेगा पूरा पलट जाएगा, उड़ जाएगा, वैसे ही ओछे की प्रीत बालू की भीत। 92 नंबर पे आ गए हैं। 92 अधोलिखित में से सूक्ति परक वाक्य या सूक्ति नहीं है। सूक्ति नहीं है पूछ रहा है कि सूक्ति इनमें से कौन नहीं। अग्नि स्वर्ण को परखती है और संकट वीर पुरुषों को। अग्नि स्वर्ण को परखती है, सूक्ति परक क्या है? मोटिवेशनल वाक्य नहीं है पूछ रहा है। संकट वीर पुरुषों को, तो ये है सूक्ति। अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं है, ये भी सूक्ति है। अंधे की लकड़ी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सच्चाई सत्य के बराबर तप नहीं है।
झूठ के बराबर पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो यहाँ पे अंधे की लकड़ी एक सूक्ति परक वाक्य नहीं है, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। 93 है, संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर माचवे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी आयंगर। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, मुंशी आयंगर फार्मूला, तो मुंशी इनसे लिया गया, आयंगर इनसे लिया गया। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, और यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। कितना भी आपको मणिकलाल पुन्नालाल से कंफ्यूज करें, एक तो आयंगर हैं, ठीक है, दूसरे हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी आयंगर फार्मूला बन गया। ये किस लिए बनाया गया था कि 343 से 351 के बीच में जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, यही सब मुंशी आयंगर फार्मूला के रूप में जाने जाते हैं। 94, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम क्या पढ़ते हैं? तत्सम पढ़ते हैं, तद्भव पढ़ते हैं, देश कहाँ से आए, उत्पत्ति कहाँ से हुई, अपने देश में हुई कि विदेश से आए हैं कि संस्कृत से आए हैं कि जैसा था वैसा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 95, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। अयादि का में क्या आएगा? आए आए, अव आओ। तो आए आए, आए है इसमें, नाविक आओ, वाक धन ईस, नाए आए, आए आए, अव आओ। बस इतना याद रखिए, जिसमें हो उसमें अयादि संधि है, नहीं है तो अयादि संधि नहीं है। आए आए, अव आओ। तो वागीस में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। वाक धन ईस, वाक धन ईस जब होगा तो बनेगा वागीस, और यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। सिया राम मैं सब जग जानी, 96 है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवादी सिद्धांत। तो तुलसीदास से संबंधित कभी भी दर्शन पूछा जाए तो आँख मूंद के वहाँ पे आपको विशिष्टाद्वैतवादी सिद्धांत लगाना है। विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे ये। स्मार्त संप्रदाय इनका पूछा जाता है। 97, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अभिधा उत्तम है, अभिधा सबसे अच्छी है, लक्षणा मध्य है, व्यंजना सबसे नीच है, अधम है, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति है, क्या पूछा गया है? उपर्युक्त कथन किस रीतकालीन कवि का है? तो ये पंक्ति है देव की। और अभिधा लक्षणा व्यंजना कई बार कंफ्यूज करता है, इसलिए आप सुन लीजिए, और जगह नहीं है। तो अभिधा क्या है? कोई बात है सीधे स्पष्ट कह दीजिए। अभिधा में अभिधा उत्तम काव्य है, इसीलिए उत्तम है। अभिधा क्या है? किसी बात को सीधे कह दिया, सीधे सीधे स्पष्ट बयानी कर दिया। जैसे घर में आग लगी है, घर में आग लगी है, अरे तो घर में आग लगी है तो इसका मतलब ये है कि घर में आग लगी हुई है। लक्षणा में कैसे कहेंगे? एक शब्द का अर्थ उसके सामान्य अर्थ से हटकर किसी विशेष संदर्भ या प्रयोजन के कारण व्यक्त होता है। जैसे पेट में आग लगी है, तो यहाँ पर आग का मतलब ये नहीं है कि पेट में आग जल रही है, उसका मतलब है आग का अर्थ है यहाँ पर भूख से। व्यंजना में क्या होगा? जब एक शब्द का अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से
घर में आग लगी है, पेट में आग लगी है। व्यंजनम क्या होगा? जब एक शब्द का अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से किसी संकेत या भाव के माध्यम से व्यक्त होता है तो उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। जैसे वह तो आग है, बस यही उदाहरण याद रखिए, वह तो आग है। यदि हम किसी व्यक्ति को कह दें कि वह तो आग है, किसी नेता को कह दें वह तो आग है, उसका मतलब क्या है? बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, वो आ गया। तो जैसे पुराने जो गुंडे रहते थे फिल्मों में, अरे आग है, आग है, आ गया, तो उसका मतलब क्या है? बहुत ही गुस्से वाला है, आया है तो दो चार को मार के ही जाएगा। इस तरह से आप अभिधा लक्षणा व्यंजनों को याद रखिए। घर में आग लगी है, पेट में आग लगी है और वह तो आग है। अब इन तीनों का आप मतलब याद रखिए, मतलब आप निकाल लेंगे, वाक्य याद रखिए, कभी आप अभिधा लक्षणा व्यंजना नहीं भूलेंगे। 98 काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। गुण विपर्ययात्मानो दोषः रसापकर्ष का दोषः। अगला विकल्प है रसापकर्ष का दोषः मुख्यार्थ हतिर दोषः उद्वेगजनको दोषः। तो रसापकर्षकः दोषः ये विश्वनाथ की उक्ति है। काव्य दोष का रस का अपकर्ष करने वाले दोष काव्य दोष कहलाते हैं, ऐसा विश्वनाथ जी ने बताया। 99 निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का चित्रण। प्रकृति चित्रण पंत जी ने खूब किया है, इसीलिए वो जाने भी जाते हैं। मानव प्रेम, शिशु प्रेम और अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन। इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है, ना कि छायावाद की। नई कविता की अवधारणा, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। खूब पूछा जाता है कि कविता के नए प्रतिमान लेखक कौन है? नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा। नामवर सिंह की ये रचना है नई कविता के नए प्रतिमान। 101 25 प्रश्न सिर्फ बाकी हैं। धैर्य न खोएं, धैर्य बना के रखें, जब आप रुकेंगे तभी आपको लाभ होगा। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। तो हिंदी के साहित्य के रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। 102 चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, किसका मुंह टेढ़ा है? जिसके नाम में मुंह लगा होगा उसी का मुंह टेढ़ा होगा। गजानन माधव, मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। छायावाद में सीरियल पूछा जाता है, प्रणीपम आप याद रखें, प्रणीपम। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, यही सीरियल है। जब इनका कभी भी पूछा जाए कि सीरियल से लगाएं तो प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। और वहाँ पे निराला, प्रसाद, पंत, निराला नहीं, वहाँ पर रहता है निराला, पंत, प्रसाद, ऐसे करके लोग याद कर लेते हैं और तो कई बार दिक्कत होती है। छायावादी कवि नहीं है, तो ये तो सब छायावादी हैं तीनों। ये बचे, ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे चलते हैं।
हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात हैं, कौन है वो? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। एक यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कृष्ण बिहारी मिश्र। ज़्यादातर लोग उसी से कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिए श्याम और कृष्ण का मतलब एक है और एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रहेंगी। डी विकल्प सही है और मिश्र बंधुओं के रूप में यही तीनों भाई जाने जाते हैं। 105वां प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्ति है और एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। 106वां प्रश्न है, नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पारिजात के लिए 2016 में इनको पारिजात के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सभी भी कागज की नाव ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की ही रचना है, लेकिन गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया की रचना है। गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया की रचना है। लिखने में अगर आप लोग लिखते हैं तो ज़रूर बताइए प्रश्नों का संकलन कैसा है, और साथियों सहयोग करेंगे तभी हम आपको बेहतर कंटेंट दे पाएंगे। सहयोग आपको पैसा देकर नहीं करना है, फ्री की बटन है सब्सक्राइब वाली, उसको दबाना है, क्लिक करना है, दबाना भी नहीं है, और वीडियो को लाइक करना है बस, और कोई सहयोग नहीं चाहिए। 107वां प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास कौन सा है? आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास कौन सा है? मुझे चांद चाहिए, गुलाम मंडी, ग्लोबल गांव के देवता, रेहन पर रघु। तो यहाँ पर ग्लोबल गांव के देवता आदिवासी विमर्श से संबंधित है और ये रणेंद्र का उपन्यास है। आदिवासी समुदाय के जीवन संघर्ष और भूमंडलीकरण के प्रभाव से उनकी संस्कृति लुप्त होने की कहानी है। रणेंद्र की उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया अभी ही बताया है, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह। ये रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह की रचना है। काशीनाथ सिंह कौन है? नामवर सिंह के जरूर बताएं। 108वां प्रश्न है, विविध कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? विविध कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? अ कहानी गंगा प्रसाद बिमल सही है। सहज कहानी अमृत राय बिल्कुल सही है। सचेतन कहानी महीप सिंह बिल्कुल सही है। अगला विकल्प क्या है? सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी राजेंद्र यादव, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सक्रिय कहानी राकेश वत्स, सक्रिय कहानी के लिए जाने जाते हैं राकेश वत्स। वत्स मानी क्या होता है? बच्चा या बछड़ा। बछड़ा क्या होता है? सक्रिय होता है, खूब तेज दौड़ता है। कितना भी रोकोगे, जैसे कोई गाय का बछड़ा है खूब भागता है, वैसे ही सक्रिय कहानी राकेश वत्स की है।
109वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित बच्चे द्वारा सिपाही के हृदय परिवर्तन का अंकन निम्नलिखित में से किस कहानी की विषय वस्तु है। 109वां प्रश्न है, पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। दूसरी बात, बच्चे द्वारा सिपाही के हृदय परिवर्तन का अंकन, यदि आपने वापसी कहानी पढ़ी होगी तो आप इसको तुरंत लगा देंगे, अन्यथा आप एक बार पढ़ें, छोटी ही है, बहुत बढ़िया कहानी है। 109 का सी सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में उनके जीवन से संबंधित कुछ संकेत मिलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में उनके जीवन से संबंधित कुछ संकेत मिलते हैं। चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जोगनी, विशस्य विषमौषधम। तो प्रेम जोगनी में हरिश्चंद्र के जीवन से संबंधित कुछ संकेत मिलते हैं। 111वां प्रश्न है, 111वां प्रश्न है, काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। नट का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रश्न है। मृपमची, मृपमची, मृगावती कुतुबद, पद्मावत, जायसी, मधुमालती, मंझन, चित्रावली, उस्मान। और इसको ऐसे याद रखें, इनका समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। मृगावती 1503, मृगावती 1503, पद्मावत 1540, मधुमालती जो कि मंझन की रचना है 1545, चित्रावली जो कि उस्मान की है 1613 ईस्वी। यही नहीं लिख गया था 1503 ईस्वी मृगावती। ये सब बताए गए हैं आदिकाल और भक्ति काल में, जब जब आई हैं रचनाएं तब तब बताया गया है, फिर से बताया जा रहा है। 112वां नंबर आ गया है। 13 प्रश्न इसके बाद और बचेंगे, फिर हम लोग कल मिलेंगे साथियों। 112वां है, क्या है, सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है। मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। तो देखिए, सूरदास कबीरदास की कहीं पर अगर आलोचना हो रही हो ज़्यादा और तुलसीदास की बड़ाई हो रही हो तो वहाँ पर आप रामचंद्र शुक्ल को लगा सकते हैं, यदि आपको पता ना हो तो। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी। यश के लिए, लोकहित के लिए, परंपरा अनुपालन के लिए या स्वतः सुखाय के लिए। तो उन्होंने स्वतः सुखाय के लिए रामचरितमानस की रचना की थी। 114वां प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो अर्धमागधी, सौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री। तो पूर्वी हिंदी क्या, छावब, अर्धमागधी, छावब छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली, सौरसैनी कब्र कहबू, मागधी मगमे भोज। याद रखें। तो 114 का सी सही है। स्वनिम का अर्थ है, स्वनिम का अर्थ है स्वनिम ध्वनिम, स्वनिम ध्वनिम। क्या लगा, स्वनिम का अर्थ क्या है, ध्वनि है। डी विकल्प सही है। वहीं अगर मात्रा को पूछा जाता है, ग्राइफीम, मात्रा को ग्राइफीम कहते हैं। एक 116, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है। तो अवधी में पढ़ते हैं, खड़ी बोली में पढ़ते हैं, ब्रज भाषा में पढ़ते हैं, लेकिन कभी बघेली में कोई साहित्य आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने। कोई विशिष्ट साहित्य क्योंकि नहीं है बघेली। ए विकल्प सही है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह वर्ण है दंत, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ। इचुयस तालु, इ
चावर्ग या और शा क्या है, तालव्य है। तालु से उच्चारण होता है। व्याकरण में पहला ही पेपर है जो कि वर्णमाला पर है। एक बार पढ़ेंगे तो वर्णमाला से संबंधित 100 प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ही बढ़िया से समझाया गया है। इसी तरह एक बार पढ़ेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन वर्णमाला से दूर हो जाएंगे। निम्न में से एक तथ्य असत्य है। निम्न में से एक तथ्य असत्य है। कर्मवीर पत्र के संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। आजकल पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। तो दिनमान के प्रथम संपादक अज्ञे जी थे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, और बाद में संपादक बने ये रघुवीर सहाय। पहले संपादक नहीं है, ये प्रथम संपादक पूछ रहा है। तो दिनमान के प्रथम संपादक अज्ञे जी हैं और बाद में रघुवीर सहाय बने। दिनमान का प्रकाशन 1965 ईस्वी से दिल्ली से हुआ, नई दिल्ली से। 119 नंबर। हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक थे। हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक थे धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, प्रभाकर माचवे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर ऐसा कभी हो जाए कि आपको ना पता हो तो आप ये ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी पत्रिका का संपादन किसने किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और इनको कपास की खेती करने वाला भी कहा जाता है। कल या परसों एक प्रश्न आया था तो उसमें यही प्रश्न था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। फिर से वही प्रश्न है, और अगर आपको पता होगा, अभी आपने ध्यान से सुना होता, ध्यान से सुने होंगे तो ज़रूर बता पाएंगे कि विकल्पों की ज़रूरत नहीं है और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा को घोषित किया गया है। राजकमल चौधरी की लंबी कविता मुक्ति प्रसंग को मनुष्य के पतन की कविता किसने कहा है। राजकमल चौधरी की लंबी कविता मुक्ति प्रसंग को मनुष्य के पतन की कविता किसने कहा है। श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रमेश कुंतल मेघ। तो मुक्ति प्रसंग ये कहा है, मनुष्य के पतन की कविता कहा है मुक्ति प्रसंग को केदारनाथ अग्रवाल जी ने। आगे चलते हैं। राजकमल चौधरी की मृत्यु। राजकमल चौधरी की मृत्यु 19 जून 1967 पर अच्छा किए उठ गए हो दुष्ट, अच्छा किया उठ गए हो दुष्ट नामक शोक गीत किसने लिखा। केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा, नागार्जुन, रमेश कुंतल मेघ। तो उस समय जो 67 में समय चल रहा था, एक थे बाबा नागार्जुन, 1911 से 1998 तक इनका जीवन काल था। चरम स्थिति पर लिख रहे थे और इन्होंने ये लिखा, अच्छा किया उठ गए हो दुष्ट, राजकमल चौधरी की मृत्यु पर। किसी को कविता मिले तो ज़रूर भेजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करें। शव यात्रा श्रीकांत वर्मा, शव यात्रा श्रीकांत वर्मा। रक्तपात दूधनाथ सिंह, सिर्फ एक दिन रविंद्र कालिया, आइसबर्ग कमलेश्वर। तो आइसबर्ग जो है कोई अंग्रेजी रचना लगती है, कमलेश्वर की नहीं है। बाकी सभी सुमेलित हैं। डी विकल्प सही है।
सन 1966 ईस्वी में और कविता पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादन में प्रारंभ हुआ? सन 1966 ईस्वी में और कविता पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादन में प्रारंभ हुआ? जगदीश गुप्त, गंगा प्रसाद विमल, श्रीकांत वर्मा, जगदीश चतुर्वेदी। अभी एक बार जब वो नेशनल हेराल्ड वाली बात आई थी तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि जब एक जैसे दो नाम हो तो वहाँ पर ध्यान रखें। और यहाँ पर सही विकल्प है जगदीश चतुर्वेदी। इन्होंने ही कविता पत्रिका का प्रकाशन अपने संपादन में करवाया 1966 ईस्वी से। आगे चलते हैं। सन 1963 ईस्वी में किसके संपादन में 14 कवियों की कविताओं का एक संग्रह प्रारंभ नाम से प्रकाशित हुआ था? सन 1963 ईस्वी में किसके संपादन में 14 कवियों की कविताओं का एक संग्रह प्रारंभ नाम से प्रकाशित हुआ था? जगदीश गुप्त, जगदीश चतुर्वेदी, जगदीश शुक्ल, जगदीश द्विवेदी। देखिए अब चारों नाम एक जैसे ही हैं। अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है या अच्छे से याद नहीं है तो आप बिल्कुल गलत कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 14 कवियों की कविताओं का एक संग्रह प्रारंभ नाम से करवाया था किसने? जगदीश चतुर्वेदी ने। आज के लिए साथियों इतना ही। 125 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और अपनी प्रतिक्रिया को फीडबैक के रूप में अवश्य दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अपने साथियों को शेयर करें। टेलीग्राम चैनल लिंक साथ में दिया गया है, नहीं तो चैनल के पेज पर जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जब कोई वीडियो आएगी तो आपको उसका अपडेट दे दिया जाएगा। कैसा लगा प्रश्नावली? काफ़ी देर से आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।